हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी साइंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो साइंस की सीरीज है आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का हो, DSSS, KVS, NVS, यूपीटेट, सुपरटेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम है। तो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि देखो साइंस कहीं भी अलग नहीं पूछी जाती है ना। एक लेवल होता है कि कौन से स्टैंडर्ड तक पूछी जाती है। तो टीजीटी की मैं बात करूं तो 10th 12th तक के स्टैंडर्ड की पूछी जाती है। बाकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें फिर ग्रेजुएशन लेवल की पूछी जाती है। तो हम 12th तक के लेवल की पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे कवर करेंगे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। एंड सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज, और काफी डिटेल में करेंगे। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हम चीजें करने वाले हैं और कर भी रहे हैं एक्चुअली। तो आज हमारा डे 5 है, 5th लेक्चर है, आज 5th क्लास है, और यू कैन से कि 5th चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है अभी तक तो वो वाली सीरीज पे आप जरूर कंसीडर करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हो, फर्स्ट टाइम ये सीरीज देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो पहले हम एक पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जितने भी आपके मतलब जो भी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो सारा हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता। 1-2% चांसेस हैं कि चलो 1-2 क्वेश्चन है बाहर से पूछ ले, बाहर से भी नहीं होता है, होता आपके सिलेबस से ही है, थोड़ा सा डिटेल पूछ लेता है एग्जामिनर। बट बाकी सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती हैं और लाइन टू लाइन पूछी जाती हैं चीजें। ठीक है, तो लाइन टू लाइन हम कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं कहीं तो अगर आप एनसीईआरटी करते हो, फॉलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी किसी पेपर में तो ना एग्जैक्ट वो सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो भी हम करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। ये हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक बारी मैं आपको ना थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्लाइड्स दिखा देती हूँ एक्चुअली आपको, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, और एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। और बस ये सब डिटेल में एक एक करके चीजें सारी डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड एंड तक वीडियो को जरूर देखें। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप बोर हो गए और आप क्लास छोड़ के चले गए। एटलीस्ट एक बार, एक या दो वीडियोस आप जरूर देखें, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा कि इस तरह से हम चीजों को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो किसी भी चीज को टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने लेक्चर सुना और आपको आ गया। हो सकता है आ भी जाए, और हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, तो उसको वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे ना आप, तो आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये देखो इस तरह से जैसे एनसीईआरटी में दिया होता है ना एंड में कि व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, तो वो भी देखेंगे, समरी हो जाएगी एक तरह से हमारी। और फिर एक्सरसाइज पोर्शन कर लेंगे जिसमें आंसर भी दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी आज की क्लास। और काफी इजी चैप्टर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो चलिए धीरे धीरे एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं। देखो क्या क्या हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम करेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 लॉज हम देखेंगे। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन जी क्या कहते थे, क्या कहा उन्होंने एटम के बारे में, थ्योरी क्या दी, उनके 5 पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं एटम्स की, तो एटम्स एक्चुअली है क्या। तो वी कैन से एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जैसे हमने जब सेल चैप्टर किया था, सेल वाला टॉपिक, तो हमने देखा था कि सेल है ना, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वैसे ही एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर है, और मैटर में लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगी, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों ही आ जाएंगी मैटर में। तो वी कैन से कि जो एटम्स हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। क्लियर। So according to modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. देखो आपने एटॉमिक
पेरियोडिक टेबल सबने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आगे दिखाऊंगी, और ऑफ कोर्स देखा ही होगा, ऐसे तो पहुंच नहीं गए आप यहाँ तक, है ना। 11th 12th में 10th में हमने पढ़ा है एटॉमिक पेरियोडिक टेबल देखा है आप सबने। तो उसमें हर एक एलिमेंट का मतलब काफी सारे एलिमेंट्स उसमें मेंशन है और हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना। तो एलिमेंट जो है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसमें काफी सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर मेंशन है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है ना, हीलियम का 2 है। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है इनके। तो जो एटम है ना, ये इन एलिमेंट्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, इन एलिमेंट के अंदर एटम प्रेजेंट है, और एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल reaction. Clear? Atoms are very small which cannot be seen even through very powerful microscope. एक particular microscope के थ्रू ही हम जो है एटम्स को देख सकते हैं। इतने स्मॉल होते हैं कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख पाते एटम्स को, ठीक है। उसके अलावा एटम का जो रेडियस है ना, इतना छोटा होता है, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, ठीक है। तो हर माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते, कुछ पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप ही हैं जिनसे हम एटम्स को देख सकते हैं, जैसे कि AFM, कुछ माइक्रोस्कोप्स के नाम है, यहाँ लिखते हैं AFM, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, वैसे ही बता रही हूँ। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप या फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ही हम एटम्स को देख पाते हैं। एटॉमिक रेडियस काफी कम है, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर। इतना छोटा होता है एटम कि इसका जो रेडियस है दैट इज 1/10⁹ मीटर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एटम। एटम की थ्योरी किसने दी थी वो भी आगे देखेंगे। डाल्टन जी ने सबसे पहले एटम की थ्योरी दी थी, और क्या क्या पोस्टुलेट्स थे उनके वो भी देखेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन क्या कहता है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर 2 लॉ आते हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लॉज आते हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक है सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे। उसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था वो दूसरे साइंटिस्ट जो थे, जोसेफ एल प्रूस्ट, इन्होंने दिया था। क्या कहते हैं ये दोनों लॉ, इसके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट, कि जो रिएक्टेंट है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, देखो मान लीजिए आपके पास, यहाँ एक दिस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक बीकर में आइस ली हुई है आपने, ठीक है। उस आइस का वेट है 100 ग्राम, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट जब ये पूरी आइस वाटर में मेल्ट हो जाएगी तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट था इसका वेट था 100 ग्राम, और ये जो प्रोडक्ट बना इसका भी वेट है 100 ग्राम। इट मीन्स रिएक्टेंट भी 100 ग्राम है और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी 100 ग्राम है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू product. Okay, according to law of conservation of mass, matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, it remains conserved. जितना reactant है उतना ही product बनेगा। The mass of reactant will be equal to mass of product. यही हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो आई होप फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हुआ होगा कि रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट 15 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 15 ग्राम ही बनेगा, रिएक्टेंट 20 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 20 ग्राम ही बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। सेकेंड लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी चीज है ना वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 1:8 में जुड़ते हैं। तो वाटर हमेशा 1:8 की प्रोपोर्शन में ही बनेगा। अब वो चाहे ओशन का वाटर हो, वो चाहे आपके कुएं का वाटर हो, टैप वाटर हो, वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा 1:8। ठीक है। देखो ये हमने किस तरह से निकाला, अभी आगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास देखेंगे वहां करेंगे, बट फिर भी बता देती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। 20 तक मैं आपको लर्न करा दूंगी, एक ट्रिक बताऊंगी, उसके थ्रू आपको 20 तक इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 16। अब इनके सॉरी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नॉट 16। 16 तो एटॉमिक मास है। तो इनका जो एटॉमिक मास है वो कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का तो 1 ही रहेगा। इसमें भी आगे एक ट्रिक बताऊंगी कि एटॉमिक मास किस तरह से आपको याद करनी है, एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, इसको इरेज कर देती हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, 18 दिख रहा होगा ये है हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस 8 है। इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इसका डबल कर देंगे, बन गया 16, ठीक है। तो एटॉमिक मास है 16, तो ये हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2:16। अब इसको आपस में कट कर दीजिए, 1:8। तो वाटर हमेशा 1:8 की रेशो में ही बनेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर उसी प्रोपोर्शन में बनेगा। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं तो कहीं का भी पानी है उसकी रेशो ऑलवेज 1:8 ही होगी। अगर हाइड्रोजन कहे कि नहीं मैं तो अपने साथ 2 और हाइड्रोजन लेके आऊंगा तो फिर वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन की रेशो 1 ही होनी चाहिए, ऑक्सीजन की रेशो 8 ही होनी चाहिए, तभी वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज वाटर बनना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि a pure chemical compound containing the same element combined together in a fixed proportion by mass is given by the law of definite proportion. If we take water from a river or from an ocean, both have oxygen and hydrogen in the same proportion. पानी हमेशा सेम प्रोपोर्शन में ही बनेगा, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, ठीक है। सॉरी, तो आई होप ये दोनों लॉ आपको क्लियर हुए होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा था? रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी चीज जब आपस में जुड़ती है तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जुड़ती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करूं तो वो भी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़ेगी, तभी CO2 गैस बनेगी। वाटर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़ेगा, 1:8 में जुड़ेगा, तभी जो है वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 लॉज। अब चलते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे। आगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, पोस्टुलेट्स क्या थे। इसमें सिर्फ हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जहां स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम करेंगे वहां पे सभी साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसने प्रोटॉन की खोज की, किसने न्यूट्रॉन की खोज की, किसने न्यूक्लियस की खोज की, किसने एटम की खोज की। एटम डाल्टन ने ही एटम की खोज की थी, बट उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ स्टेटमेंट्स दी थी एटम के बारे में, जो कि आगे चल के थोड़ी गलत साबित हुई थी। इनके कुछ ड्रॉबैक भी थे। तो वो सारी चीजें इन डिटेल आगे वाले जो नेक्स्ट चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या इनके पोस्टुलेट्स थे। तो इन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम्स। कि जो मैटर है ना, इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम। सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जो सेम तरह के एटम्स होंगे ना, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो जो कि आगे चल के गलत साबित हुई थी वो अभी आगे बताऊंगी आपको मैं। उसके अलावा थर्ड इन्होंने पोस्टुलेट दिया था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। कि जो एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में ही जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि वाटर जो है एक फिक्स रेशियो में जुड़ता है। उसके अलावा फोर्थ पोस्टुलेट इन्होंने दिया था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि गलत प्रूव हुआ, क्योंकि हमें पता है एटम के अंदर, एटम को डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेटमेंट भी उनकी गलत हो गई थी। उसके अलावा फिफ्थ स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स है ना वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये 5 पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन जी ने, ठीक है। इनके कुछ ड्रॉबैक है, क्या क्या ड्रॉबैक है वो देख लेते हैं।
तो ड्रॉबैक क्या क्या है डाल्टन जी के, उन्होंने कहा था नो सब एटॉमिक पार्टिकल, कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि हमें पता है कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम मास, कि हर एटम के एलिमेंट का जो मास है वो सेम होगा। बट हमें पता है जो आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप होते हैं जैसे कार्बन के आइसोटोप है, जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, दोनों के जो एटॉमिक मास है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। C12 C14, तो दोनों का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेम मास होगा, इनका मास डिफरेंट है। और ये जिनका मास जो है डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसे कहते हैं आइसोटॉप्स। क्लियर। उसके अलावा उन्होंने आइसोबार के बारे में भी कहा था कि उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, के डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनका मास भी डिफरेंट होगा। जबकि हमें पता है कि कुछ एटम्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो मास नंबर है ना वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम की बात करूं तो आर्गन का जो एटॉमिक मास है 40 है, पोटाशियम का एटॉमिक मास भी 40 है, कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 है। तो इन तीनों का एटॉमिक मास 40 है, ऑल्दो इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है बट इनका एटॉमिक मास सेम है, जिसे हम कहते हैं आइसोबार। तो उन्होंने आइसोबार और आइसोटोप के बारे में नहीं कहा था। आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास सबका सेम है, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है। उसके अलावा आइसोटोप में क्या होता है, सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आइसोटोप में क्या है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, आइसोबार में एटॉमिक मास सबका सेम है, मतलब कुछ कुछ का एक्सेप्शंस है कुछ, ठीक है। तो ये हो गए ड्रॉबैक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। उसके अलावा उसके बाद बात आई सिंबल की, कि उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में तो बता दिया कि इस तरह से एलिमेंट्स है। तो अब एलिमेंट्स को कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन है, तो उन्होंने क्या किया ना, सिंबल बनाए, सिंबल बनाए एलिमेंट्स के। और सबसे पहले सिंबल डाल्टन जी ने ही बनाए थे। तो डाल्टन जी ने इस तरह से सिंबल दिया कि हाइड्रोजन का सिंबल इस तरह से होगा, फॉस्फोरस का इस तरह से होगा, कॉपर का सिंबल ये होगा, गोल्ड का सिंबल ये होगा। तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से सिंबल्स को याद रखना, है ना, इस तरह इतने सिंबल्स तो हम नहीं याद रख सकते। तो उन्होंने एक सिंपल सा तरीका दिया कि हम क्या करेंगे, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका नाम हम नामकरण कैसे करेंगे, उनका नाम हम उनके फर्स्ट लेटर से रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के फर्स्ट लेटर से हम उसका नाम रख देंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो दोनों एच से ही शुरू हो रहे थे। मान लीजिए हाइड्रोजन भी एच से है, एच से और कौन कौन सा है, एच से और मरकरी है, बट मरकरी तो का जो नाम है ना, फिर कुछ अदर लैंग्वेज में भी नाम है एच के अलावा, और कौन कौन सा नाम है, और सोची सोची जल्दी। चलो कॉपर और कार्बन का लेते हैं। देखो कॉपर भी सी से है, कॉपर भी सी से है, कार्बन भी सी से है। तो उन्होंने कहा कि कुछ कुछ कॉपर, कार्बन और ये कॉपर भी सी से है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम फर्स्ट लेटर से रखेंगे तो फिर तो कॉपर, कार्बन का भी सी हो गया, कॉपर का भी सी हो गया, फिर तो और कंफ्यूजन होगी कि कौन सा कार्बन है कौन सा कॉपर है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तो फिर हम ऐसा करेंगे कि उसका नाम जो सेम सेम नाम है ना, जैसे सेम सेम अक्षर हैं, जैसे सी से कार्बन, सी से कॉपर, तो उन्होंने कहा उसका नाम हम दो लेटर्स में रख देंगे, और जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल होगा, छोटा जो सेकंड लेटर है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। ये भी एक रूल है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑलवेज हम कैपिटल लिखते हैं, सेकंड लेटर हम स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रूल बनाया, इस तरह से उन्होंने सिंबल्स डिफाइन किए, सिंबल्स के बारे में बताया कि किस तरह से हम किस एलिमेंट का नाम रखेंगे। तो उस तरह से कुछ जो नाम है वो इंग्लिश नेम है एलिमेंट के, कुछ जो है लेटिन और जर्मेनिक और ग्रीक नाम भी है। फॉर एग्जांपल लेटिन टर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो लेटिन नाम है दैट इज फेरम, तो आयरन का सिंबल Fe है ना, तो Fe क्या है, लेटिन नाम है आयरन का। उसके अलावा सिंबल ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड सिल्वर आर Na। देखो सोडियम SO है पर इसका नाम SO नहीं है, सोडियम का जो सिंबल है दैट इज Na। तो ये जो है ना कुछ कुछ नाम जो है लेटिन टर्म्स है, लेटिन नाम्स है, लेटिन भी रखे गए हैं, लेटिन भाषा में रखे गए हैं। तो दैट वाई सोडियम का Na है, पोटाशियम का K है, कैलियम का K, सिल्वर का Ag, ठीक है। जिसका जो लेटिन नाम है दैट इज आर्जेंटम, ठीक है। तो इस तरह से
हर लैंग्वेज, मतलब हर लैंग्वेज तो नहीं करेंगे, कुछ नाम इंग्लिश में थे, कुछ लैटिन में थे, कुछ जर्मेनिक में थे, ठीक है। तो इस तरह से नामकरण हुआ, सबके नाम रखे गए। कुछ का जो नाम है वो फर्स्ट लेटर से रखा गया, कुछ का नाम 2 लेटर्स में रखा गया। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, सेकंड लेटर ऑलवेज स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम को हम ऐसे लिखते हैं ए और स्मॉल एल, ए और कैपिटल एल हम कभी नहीं लिखते हैं ना। तो इस तरह से सिंबल्स की खोज हुई, सिंबल्स के बारे में हमें पता चला। उसके बाद ये कुछ सिंबल है, मॉडर्न डे सिंबल है, इंग्लिश नेम है सभी। हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का यहाँ पे N रख दिया। फिर सेकंड ये भी N से ही था नियोन, तो इसके 2 अक्षर रख दिए N और E। तो इस तरह से नामकरण हुआ, इस तरह से सबके सब केमिकल्स, सब एलिमेंट्स को अपना अपना नाम मिल गया, ठीक है। उसके अलावा अब कुछ एटॉमिक नंबर है, एटलीस्ट 20 तक के एटॉमिक नंबर तो आपको याद होने ही चाहिए। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है एटॉमिक एटम से रिलेटेड, एलिमेंट से रिलेटेड, और एटॉमिक नंबर पूछ लेगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या है एक्चुअली, है ना। तो 20 तक के आप कैसे याद करोगे, एक ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है एक्चुअली, ये देखो, पहले 10 के यहाँ लिखे हैं मैंने, फर्स्ट नेक्स्ट 10 के यहाँ लिखूंगी, ठीक है। तो आप ट्रिक कैसे याद रखोगे, हाय हेलो, हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, फर्स्ट 10 आपको याद हो गए। हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, हाय HI लिखो या HY, एक ही बात है, HY लिख लो। हाइड्रोजन, हाय हाइड्रोजन, सेकंड HE हीलियम, L से लिथियम, B से बेरिलियम, नेक्स्ट B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, N से नियोन। फर्स्ट 10 लर्न हो गया आपको। हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। फर्स्ट 10 आपको लर्न हो गए। नेक्स्ट 10 जो है वो कैसे याद रखोगे, अच्छा आप सबने अपने टाइम में वो देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगर देखा होगा तो, ठीक है, मैंने तो देखा है। तो ना आप, उसमें एक अब्दुल था, है ना, तो आप ऐसे याद रखोगे, ना मांगो, ना मांगो अब्दुल से, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा और कोल्ड ड्रिंक, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक, और आर्गन, और के से काजू एंड कतली। ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, ठीक है। ना मांगो, ना से Na सोडियम, मांगो Mg मैग्नीशियम, अब्दुल Al से सिलिकॉन, P से फॉस्फोरस, S से सल्फर, Cl से कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक से Cl, आर्गन Ar, पोटाशियम, A से पोटाशियम, Ca से कैल्शियम। तो नेक्स्ट 10 आप इस तरह से याद रखोगे, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 10 इस तरह से याद रखोगे। फर्स्ट 10 याद रखोगे, हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, और ये याद रखोगे, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, ठीक है। तो टोटल 20 एटॉमिक नंबर इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। जरूरी नहीं है इसी ट्रिक से करो, आपको याद होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी ट्रिक यूज कर लो या सिंपली ऐसे ही लर्न है आपको तो अच्छी बात है, ठीक है, बट आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप एटॉमिक मास निकाल पाओगे। उसके अलावा एक ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरह से आप एटॉमिक मास याद रख सकते हो। तो चलिए, एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा एटम है ना, उसी के मास को हम कह रहे हैं एटॉमिक मास। तो द मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटम इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। देखो, हम जो किसी भी एटम का मास निकालते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन का मास निकालना है हमें, तो हम, देखो एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ। देखो क्या हुआ ना, कि मान लो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए, कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से उसने 12 टुकड़े कर दिए एक
कार्बन के, जैसे हम केक के डिफरेंट टुकड़े कर लेते हैं ना, अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, वैसे ही कार्बन के साइंटिस्ट ने के 12 टुकड़े कर लिए। अब उसने एक टुकड़ा उठाया, कार्बन का एक टुकड़ा लिया, और मान लीजिए उसके पास वेट था, ऐसे नहीं, ऐसा लेती हूँ वेट, ये उसके पास एक वेइंग मशीन नहीं, तराजू था, तराजू, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक कार्बन का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक कार्बन के टुकड़े को उन्होंने एक साइड डाला और हाइड्रोजन को उन्होंने एक साइड डाला, तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और जो कार्बन का एक टुकड़ा है ना, दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो उन्होंने रख दिया कि जो हाइड्रोजन का वेट होगा वो 1/12 होगा कार्बन एटम के, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये बना दिया कि हाइड्रोजन के एक टुकड़े का जो वेट है दैट इज 1/12 ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। अब जो एटॉमिक मास है ना, उसके जो यूनिट है उसको AMU लिखते हैं या फिर U लिखते हैं। जैसे AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको आप U भी लिख सकते हो, ये यूनिट है एटॉमिक मास की, ठीक है। तो एटॉमिक मास को या तो आप AMU लिखो या फिर U लिखो। तो 1U इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1U की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1U जो है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर ग्राम में पूछा हो, ऑप्शंस ग्राम में लिखे हैं, तो आप लिखोगे 1.66 इंटू 10⁻, ये -27 है, ठीक है, 10⁻⁻27 आप लिखोगे। ग्राम में करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो आप लिखोगे 10⁻24, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इन ग्राम। और किलोग्राम के लिए 10⁻27 हो जाएगा। ग्राम से अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और किलोग्राम से अगर किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। तो अगर 1U की आपसे वैल्यू पूछी जाए, 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर। अब किसका एटॉमिक मास कितना है वो आपको कैसे याद रखना है, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, आप क्या करोगे, अगर कोई एटॉमिक मतलब कोई एटम, सॉरी कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लीजिए हीलियम की बात करूं मैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इवन नंबर है ना, और अब क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 4, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 4। ओड के लिए आप क्या करोगे, ओड जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है ना, ओड नंबर है ना ये, तो आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर कितना है 1, और इसमें +1 कर दोगे, तो 2 इंटू 1 2 +1 3। अच्छा ये एक्सेप्शन है, सॉरी ये एक्सेप्शन है, कि 4 जो मैंने नीचे लिखे हुए ना, ये एक्सेप्शन है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करते। उसके अलावा मैं दूसरा लेती हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम ले लेती हूँ, रुको, लिथियम लेती हूँ। हाँ लिथियम का भी 3 है ना, लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लिथियम को, +1, 3 इंटू 2 6 +1 इक्वल टू 7। तो जो लिथियम का एटॉमिक मास है वो कितना है, 7। लिथियम का ये देखो यहाँ एटॉमिक मास 7U लिखा हुआ है ना, 7U, U क्या है, एटॉमिक मास की यूनिट, तो इट इज 7U। तो इस तरह से आप किसी का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हो थ्रू दिस ट्रिक। इवन नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एटॉमिक नंबर को, और ओड नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिक नंबर को, +1 भी करना है। ओड में आपने +1 करना है, इवन में कुछ नहीं करना है, इवन में डायरेक्ट 2 इंटू एटॉमिक नंबर, वो आपका आ गया एटॉमिक मास। ओड में 2 इंटू एटॉमिक नंबर +1, वो आपका आ गया एटॉमिक मास। अब ये 4 एक्सेप्शन है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करते, उसके अलावा सारे आइटम, सारे एलिमेंट्स फॉलो करेंगे, बट ये जो आइटम है ये फॉलो नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, बट ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, उसी हिसाब से इसका जो एटॉमिक मास है 8 होना चाहिए, बट इसका एटॉमिक मास 9 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ओड नंबर है, तो उस हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर 7 इंटू 2 +1 15 होना चाहिए ना, बट 15 नहीं है, ये 14 है। आर्गन की बात करूं, एटॉमिक नंबर ओड नंबर है ये, सॉरी इवन नंबर है 18, तो 18 इंटू 2 36 होना चाहिए बस, बट इसका जो एटॉमिक मास है वो 40 है। बस इन 4 का आप एटॉमिक मास लर्न कर लेना, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, सॉरी इन चारों का आप लर्न कर लेना। एक मिनट,
इन चारों का लर्न कर लेना। हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 9 है, नाइट्रोजन का 14 है, आर्गन का 40, हाइड्रोजन का 1। उसके अलावा सारे बाकी सब आप इस ट्रिक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप एटॉमिक मास आपको समझ में आया होगा। एटॉमिक मास के जो यूनिट है दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन राइट डाउन U। और 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर ग्राम में लिखना है तो 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालना है, आई होप वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा पेरियोडिक टेबल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और ये इनके ग्रुप्स हैं। इस साइड को ग्रुप है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पे नीचे की साइड में ये जो है इनको पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, इस साइड लेफ्ट जो इस साइड के हैं ये ग्रुप्स हैं, नीचे वाले जो हैं पीरियड्स हैं। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर। 20 तक एटॉमिक नंबर कैसे याद रखनी है मैंने आपको ट्रिक बता दी। और एटॉमिक मास आप कैसे फाइंड आउट करोगे 20 तक के एलिमेंट्स का, या फिर किसी भी एलिमेंट का, 4 के अलावा, 4 एक्सेप्शन है, उसके अलावा उस रूल को फॉलो करेंगे बाकी। ठीक है, तो ये सब होगी हमारी एक बात। अब करेंगे हम एटम्स की एग्जिस्टेंस के बारे में, कि एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। देखो एटम्स ना, कुछ एटम्स तो ऐसे हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे नोबल गैसेस हैं, ये ग्रुप नंबर 18 के जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन एंड ऑक्सीजिनोन। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये हमेशा अकेले रहते हैं। ये एटम्स जो है अकेले रहते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं करते। उसके अलावा कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अकेले नहीं रहते, वो क्या करते हैं, किसी और के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वो अकेले नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है आपस में 2 मॉलिक्यूल्स ग्रुप बना के रहते हैं। तो एटम, एक से ज्यादा एटम जब उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन हमेशा हम ऐसे लिखते हैं ना, ऑक्सीजन हमेशा हम O2 लिखते हैं। O2 की फॉर्म में ही गैस, ऑक्सीजन गैस जो है एग्जिस्ट करती है, अकेली ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हाइड्रोजन अकेला एटम नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन अकेला एटम नहीं है, वो भी एक मॉलिक्यूल है। बट जो नोबल गैसेस हैं हमारी, वो जो हैं ऐसे एटम्स हैं, दे कैन एग्जिस्ट एज सिंगल एटम, जो सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और आयंस। जो कुछ और एलिमेंट्स है ना, वो आपस में कंबाइन करते हैं और या तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर वो आयंस बनाएंगे। ठीक है, हमने भी देखा कि एटम जो है, कुछ एटम जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ एटम्स अकेले नहीं रहना पसंद करते, तो वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाते हैं और मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या तो आयंस बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, ये भी 2 तरह के बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है, अगर सेम तरह के एटम्स हैं उसमें, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन में C भी है, H भी है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें कंबाइन है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो अगर सेम तरह के एलिमेंट्स हैं उसे कहेंगे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, एटम्स जो हैं कंबाइन करके या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या तो आयंस बनाएंगे। अब ये आयंस क्या है, देखो एटम तो आपको पता चल गया क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, जब एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। सेम तरह के एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, जिसे कंपाउंड कहते हैं। अब आयंस क्या है, आयंस में भी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उनके ऊपर चार्जेस होंगे कुछ, वो फ्री नहीं होंगे, उनके ऊपर चार्ज होगा कुछ। जैसे सोडियम की बात करूं तो Na पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं ना, क्लोरीन की बात करूं तो Cl नेगेटिव। इनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, इसी को कहते हैं आयंस। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं उसे हम कहते हैं कैटाइंस। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कैटाइंस। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं एनाइंस। तो एनाइंस नेगेटिव चार्ज आयन है, कैटाइंस पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, देखो सोडियम जो है ना, एटम लूज कर सकता है, सोडियम जो है एटम दे सकता है। तो सोडियम ने अपना एक एटम दे दिया क्लोरीन को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। जो एटम देगा
जो एटम डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, जो एटम को रिसीव करेगा, लेगा किसी से, गेन करेगा, जो एटम को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो गेन कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम ने अपना एक आयन दे दिया, दैट्स व्हाई इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एन ए पॉजिटिव। क्लोरीन ने एक आयन गेन किया, एक आयन लिया है, तो उसके ऊपर आ गया एक नेगेटिव आयन। इतना क्लियर हो गया? कौन कितने आयन्स देगा, कितने आयन्स लेगा, वो भी अब आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई? कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है? कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है, एनाइन नेगेटिवली चार्ज आयन है। अब आयन्स भी ना दो तरह के होते हैं, एक सिंपल आयन होते हैं, एक कंपाउंड आयन्स होते हैं। सिंपल आयन्स में एक सेम तरह के आयन्स हैं, जैसे मान लीजिए अभी आगे एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम पे पॉजिटिव है, सोडियम पे पॉजिटिव है, पोटाशियम पे पॉजिटिव। ये अकेले अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिंपल आयन्स मतलब सिंगल आयन प्रेजेंट है इसमें, है ना। पॉलीएटॉमिक आयन और कंपाउंड आयन क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा आयन प्रेजेंट है, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। देखो इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। सेकंड इसकी बात करूं सल्फेट की, तो इसके पास सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसके पास दो एटम है, दो या अधिक से, दो से ज्यादा भी एटम्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट भी कंबाइन कर सकते हैं, उसी को कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। और अगर सिर्फ एक आयन है, या हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, सोडियम का है, ठीक है, या क्लोरीन का है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ वो अकेला है अगर, तो उसे कहेंगे सिंपल आयन्स। और एक के साथ एक और जुड़ा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम पॉलीएटॉमिक आयन। एक्चुअली ये डायएटॉमिक आयन है क्योंकि इसमें दो एटम्स जुड़े हुए हैं, है ना, तो इसके कहेंगे कंपाउंड आयन। सिंपल आयन्स क्या होते हैं? यहाँ एक्चुअली कंपाउंड आयन कर लेना, अभी मैं आगे बताऊंगी पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन इसको भी कह सकते हैं, बट अभी आगे आपको बताऊंगी मोनोएटॉमिक क्या है, डायएटॉमिक क्या है, पॉलीएटॉमिक क्या है, ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जहां पे सेम तरह के आयन्स है वो क्या है? सिंपल आयन्स। जहां डिफरेंट तरह के आयन्स है वो क्या है? हमारे कंपाउंड आयन्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? आयन्स क्या है? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स को क्या कहते हैं? आयन्स कहते हैं। और ये सिंपल आयन और कंपाउंड आयन टू टाइप्स के होते हैं। क्लियर? अब इस तरह से देखो, सोडियम ने क्या किया, देखो एक्चुअली क्या है ना, अभी हम आगे करने वाले हैं कि वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो KLMN शेल के बारे में आगे देखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि बोहर ने स्कीम दी थी KLMN शेल की। उन्होंने कहा था के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एल शेल में कितने, एम में कितने, एन में कितने। वो एक फॉर्मूला को फॉलो करते थे, 2n²। तो इसमें 1 2 3 4 और 2n² को फॉलो करते हैं, तो n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे k की बात करूं तो यहाँ 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, नहीं यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2n² फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बता देती हूँ, वैसे तो आगे डिस्कस करेंगे ही। देखो यहीं बता देती हूँ थोड़ा सा, ज्यादा होच पोच हो गया थोड़ा सा, इसको मैं इरेज करती हूँ यहाँ से। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बोहर ने एक रूल दिया था अपना, और उन्होंने क्या किया था, 4 शेल्स के बारे में बताया था कि जो अंदर वाला शेल है, जैसे इसकी ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, इसके बाहर वाला N शेल होगा। और ये एक फॉर्मूला को फॉलो करेगा 2n², जो कि बहुत बड़ी स्कीम में मिलके दोनों ने बताया था 2n² फॉर्मूला के बारे में। तो उन्होंने कहा था अगर K की वैल्यू K है और यहाँ पे N की वैल्यू लिख दो, यहाँ पे शेल लिख देती हूँ, यहाँ K की वैल्यू, N की वैल्यू लिख देती हूँ। तो N की वैल्यू अगर 1 है, L में N की वैल्यू 2 है, मतलब जिस नंबर पे शेल है ना उसी नंबर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। M की बात करूं तो N की वैल्यू 3 होगी, यहाँ लिख देती हूँ। N की बात करूं तो N की वैल्यू 4 होगी। तो इस हिसाब से जब 2n² फॉर्मूला को हम लगाएंगे तो 2 × n², 1², 1 तो ये आ गया 2, n², n कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 8,
2 इंटू एन, एन की वैल्यू 3 है, एन स्क्वायर 9 2 18, और 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। तो उन्होंने ये बताया कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। के शेल की बात करूं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में 8 होंगे, एम में 18 होंगे, एन में 32 होंगे। बट उन्होंने ये कहा कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, तभी वो एटम स्टेबल कहलाएगा। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ना मांगो अब्दुल से, ना कितने पता है, 11, ना मांगो अब्दुल से सोडा सोडियम कह रही थी, ना मांगो अब्दुल से सोडा, पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। तो सोडियम ना 11 पे आ रहा था, तो एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 11 की, सोडियम की कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे 2 8 2 + 8 10, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इनर मोस्ट जो ऑक्टेट है उसमें 2 डुप्लेट है, सॉरी, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। डुप्लेट के केस में 2 और उसके बाहर वाला जो केस है उसके केस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 2 + 8 कितना हो गया 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया यहाँ पे 11। अब अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो या तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई दे दे, या तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दैट्स वाई सोडियम के पॉजिटिव साइन है। सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन था उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। क्लोरीन को क्यों दिया, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो सोडियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया स्टेबल होने के लिए, और इसके बाद 8 हो गए, तो इसके ऊपर इसीलिए नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, देखो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, है ना। देखो यही करके देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 8 8 to 10 और ये 7 17। अब आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट स्टेबल होने के लिए, मतलब अगर ये एटम स्टेबल होना चाहता है, ये एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, तो इसके पास ऑक्टेट जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इसके पास सिर्फ 7 है। तो सोडियम ने इसको 1 दे दिया तो इसके पास फिर 8 हो जाएंगे, है ना। दैट्स वाई इस पे नेगेटिव साइन होता है। तो एन ए पॉजिटिव क्यों है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने इससे उधार ले लिया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। तो इस तरह से इस पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा एटम जब मिल जाएंगे तो उसे हम कहेंगे दिस इज मॉलिक्यूल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गए, कैसे जुड़े हैं और आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़े हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं जिसे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको जब एटम्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। अब जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो सेम एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में अगर 2 ऑक्सीजन है ना, तो इसमें 2 एटम्स आपस में जुड़ के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। O3 ओजोन है, 3 ऑक्सीजन आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसे ओजोन कहते हैं। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब सेम तरह के एलिमेंट इसमें जुड़े हुए हैं। कंपाउंड की बात करूं तो डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़े हैं जिसको हम कंपाउंड कह रहे हैं। कार्बन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। वाटर की बात करूं तो हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, अलग अलग जुड़े हैं। अलग अलग जुड़ेंगे तो कंपाउंड कहेंगे, सेम तरह के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एलिमेंट कहेंगे। क्लियर हो गया इतना, चलिए। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ये मैंने अभी पीछे बताया कि कलेक्शन ऑफ 2 और मोर केमिकली बाउंड एटम्स वेदर दे आर फ्रॉम द सेम एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन, दोनों सेम एलिमेंट हैं बट 2 आपस में जुड़े हुए हैं। ओजोन भी सेम एलिमेंट है बट 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड समझ में आ गया, एटम क्या है आपको समझ में आ गया, मॉलिक्यूल क्या है आपको समझ में आ गया, आयंस भी आई होप आपको समझ में आ गया है। आयंस क्या होते हैं, दो आयंस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव कैटायंस नेगेटिव एनायंस। अब नेक्स्ट चलेंगे, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हमने कर लिया, और इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो फिक्स्ड रेशियो में आपस में जुड़ते हैं। हाइड्रोजन और वाटर अभी पीछे बता के आई थी, वाटर जो है एक फिक्स रेशियो में जुड़ेगा, दैट इज इन 1:8। एमोनिया जिसका फॉर्मूला है NH3 वो भी एक फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे, दैट इज 14:3। जैसे मान लो नाइट्रोजन का अमोनिया का आप बताओ कि अमोनिया जो है आपस में किस रेशियो में जुड़ा हुआ है, अगर मान लो आपको आ गया निकालने के लिए तो आप कैसे निकालोगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है 14, एक्सेप्शन में आता था ना। और हाइड्रोजन H3 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो एक हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास वो है 1 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो रेशियो बनेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वो बनेगी 14:3। तो इस तरह से हर जो कंपाउंड है फिक्स रेशियो में आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 में आपस में जुड़ा है, कार्बन 3 है और ऑक्सीजन की रेशियो 8 आएगी, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास अगर आपको पता होगा तो आप रेशियो निकाल सकते हो कि कौन किस रेशियो में जुड़ा हुआ है। अब एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज एटॉमिसिटी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। देखो एटॉमिसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी एलिमेंट में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसी को कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के, तो इसमें 3 एटम प्रेजेंट है ना, तो इसे कहेंगे ट्राइएटॉमिक। हाइड्रोजन क्या है, मोनो एटॉमिक, कंसिस्ट ऑफ 1 एटम। तो देखो मोनो एटॉमिक की बात करूं, कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, मोनो मतलब 1। डायटोमिक कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, डायटोमिक कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। तो जैसे हाइड्रोजन तो एक्चुअली दो हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ स्पेशल फॉर्म्स में ही होता है, वो तो मोनोटॉमिक है। बट हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन की जो गैस है ना, दैट इज नॉट मोनोटॉमिक, दिस इज डायटोमिक। तो मोनोटॉमिक का एग्जांपल दूं, जैसे हाँ नोबल गैसेस है ना, वो अकेली एग्जिस्ट करती हैं, तो हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये सारे क्या है, मोनो एटम है, इनके पास सिर्फ एक ही एटम है। डायटोमिक का एग्जांपल, डायटोमिक में ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दिस इज डायटोमिक। ट्राइएटोमिक का एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर भी ट्राइएटोमिक का एग्जांपल है। पॉलीएटॉमिक होता है जिसमें मोर देन 3 एटम्स हैं, जनरली मेटल्स जो है ना वो मोनोएटॉमिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये ये एक टेबल है जिसमें कुछ नॉन मेटल्स और मेटल्स दिए हैं, मेटल्स आर जनरली मोनोएटॉमिक इन नेचर। अब नॉन मेटल जो है, कुछ नॉन मेटल्स मोनोएटॉमिक हैं, कुछ डायटोमिक हैं, कुछ टेट्राएटॉमिक हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक है। इनके एक बारी देख लेना एग्जांपल, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है, सल्फर पॉलीएटॉमिक है, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज पॉलीएटॉमिक। क्लियर। तो ये एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज एटॉमिसिटी। अब वाटर की मैं बात करूं तो वाटर के पास 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। अमोनिया के पास 4 एटम है, पॉलीएटॉमिक है, 1 नाइट्रोजन के, 3 हाइड्रोजन के। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्लोराइड में मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये टेट्राएटॉमिक हो गया, ठीक है, ये हो गया टेट्राएटॉमिक। और यू कैन से पॉलीएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक रख लो आप, 4 से ज्यादा जो जिसमें होंगे उसको आप पॉलीएटॉमिक लिख दोगे, जैसे सल्फर में S8 थे तो दैट इज पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो एटॉमिसिटी आपको क्लियर हुआ होगा, एटॉमिसिटी क्या है, कितने कौन से मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज एटॉमिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमने एटॉमिक मास देखा था, एटॉमिक मास एटम का वेट था ना,
जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, हीलियम का कितना है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कितना है, तो उसके एटॉमिक नंबर से हम निकाल रहे थे, सॉरी एटॉमिक मास की हेल्प से हम निकाल रहे थे। तो मॉलिक्यूलर मास भी वैसे ही निकालेंगे, बस डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का निकाल के उनको आपस में प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, और 16 ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही एलिमेंट है, सॉरी। तो इस तरह से आप 2 × 1 2 और 16 × 1 16, तो 16 प्लस 2 हो गया 18। वैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल सकते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12। यहाँ लिखती हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 16। तो कार्बन 1 है तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16 कितने हो गए, 32, और ये कितने हो गए, 12 × 1 12, 12 प्लस 32 कितने हो गए, 44 U। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया 44 U। तो इस तरह से आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको प्लस कर देना है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मास को। इतना क्लियर हो गया। चलिए, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है। फॉर्मूला यूनिट मास एक्चुअली हम आयंस का निकालते हैं, तो सेम तरीका है फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना है तो आपको दे देगा कि इसका पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यूनिट मास निकालो या पर्टिकुलर आयन का फॉर्मूला यूनिट मास निकालो। तो फॉर्मूला यूनिट मास ना आयंस के केस में निकलता है, ठीक है। आयंस में जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें भी सेम फॉर्मूला है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 23, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास कितना है 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, दोनों को प्लस कर दोगे आ जाएगा 58.5। पॉइंट नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, राउंड ऑफ लिखोगे तब भी चल जाएगा। जिंक में, जिंक का एटॉमिक मास 65 है, ऑक्सीजन का 16 है, दोनों को प्लस करोगे 81 आ जाएगा। तो इसमें आयंस के केस में जो हम यूनिट मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं उसे फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम तरीके से ही निकलता है, बस फॉर्मूला यूनिट मास आयंस के केस में निकाला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी मैं बता ही देती हूँ। यहाँ पे देखो, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अभी हमने पीछे देखा था सोडियम और क्लोरीन के बारे में, उसी का एग्जाम्पल लेती हूँ, सोडियम और क्लोरीन। कि सोडियम जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक डोनेट क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, दैट्स व्हाई उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसका जो एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का 17 है ना, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का कितना है 17। अब क्या होगा, ये मैं पीछे बता के आई हूँ, फिर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ। अब इसमें वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है वो देखो। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। फॉर एग्जांपल पहले सोडियम का बताती हूँ आपको। सोडियम के जो एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कितना था, 2 8 1 है ना, 8 + 2 10 + 1 11। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, दैट इज इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 1। ओके, सोडियम के केस में क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये जो है स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिखती हूँ, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है स्टेबल होने के लिए, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। वैलेंसी भी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। देखो क्लोरीन का बताऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2 + 8 10 हो गया, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 8 10 + 7 17 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए।
अब इसका जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी यहाँ लिख देती हूँ, इसकी जो वैलेंसी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। वैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने शेल को, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली, उसी को कहते हैं वैलेंसी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी को देगा नहीं, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा, किसी से ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो वैलेंसी थी 1, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, दैट वाज 7। तो 7 हो गया इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा अपने खुद को स्टेबल करने के लिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस हैव फुल आउटर शेल रिजल्टिंग इन ए वैलेंसी ऑफ 0। उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दैट्स वाई उनकी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 0 होती है। उनको किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, ना ही किसी को देना है। और उनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके पास वो 8 होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, सो बैलेंसी इज द कैपेसिटी टू बॉन्ड व्हाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बैलेंसी है कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको लेने हैं या देने हैं, दैट इज बैलेंसी। एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। बैलेंसी क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी बोहरबरी की ने स्कीम दी थी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करेंगे। उसमें भी यही है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम शेल में कितने, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेम एंड सिंबल ऑफ सम आइंस। अब आइंस का आपको पता होना चाहिए कि जो आइंस है ना, उनकी जो जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ आइंस ऐसे हैं जिनका आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी वैलेंसी कितनी है, इसके ऊपर कौन सा साइन है, Na पॉजिटिव है, ये K पॉजिटिव है, Mg2 इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि किसके ऊपर कौन सा साइन आ रहा है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आगे ना हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। तो जैसे सोडियम नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है वो आपको कैसे पता होगा, उसके ऊपर कितने चार्ज है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इस टेबल के थ्रू आपको याद हो जाएगा कि किस पे कितने चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू ही हम याद करेंगे। ठीक है, तो किस पे कितना चार्ज आएगा, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ना ये टेबल जो है लर्न करनी पड़ेगी। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी है, एक्चुअली सारी चीजें एनसीईआरटी से ही ली है और ये टेबल भी एनसीईआरटी की ही है। तो चलिए कैसे याद करोगे उसका एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। देखिए, जो फर्स्ट टेबल है उसका ट्रिक अलग होगा। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ ये वाला। ठीक है, फर्स्ट टेबल का अलग होगा, सेकंड टेबल का अलग होगा, और ये जो थर्ड टेबल है ये वाली, इसका अलग होगा। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टेबल्स के अलग अलग ट्रिक है। तो फर्स्ट टेबल का जो ट्रिक है वो ऐसा होगा। देखो, कुछ भी आप अपनी तरफ से बना सकते हो ट्रिक, बट अभी के लिए मैंने जो बनाई है वो है, ना कहूं अगर क्यूट, ना कहूं अगर क्यूट तुझे दो, मतलब इसके बाद तुझे के बाद से इसके जो बाकी है ना, इन पे जो साइन है वो 2 पॉजिटिव होगा। इससे पहले वाले सब पॉजिटिव थे। सोडियम, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, ना सोडियम, कहूं के पोटाशियम, अगर Ag सिल्वर पे पॉजिटिव, क्यूट कॉपर पे भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज है इन पे। उसके अलावा जो नीचे वाला है तुझे के बाद, ये सारे इन पे 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। मांगे, यहां लिखो, मांगे कार जेन फरारी क्यों, मांगे कार जेन फरारी क्यों, मांगे कार जेन फरारी क्यों, मांगे Mgt पॉजिटिव, Ca से कैल्शियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, कॉपर से Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, क्यूट क्या बोला, मांगे कार जेन फरारी क्यों। ठीक है, 3 इसके बाद के जितने भी हैं उन पे 3 होगा, 3 अल्टो फरारी, 3 अल्टो
फरारी। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, तुझे टू के बाद ये इन पे जो है नीचे वालों पे टू पॉजिटिव साइन आएगा। मांगे कार जन फरारी क्यों, मांगे कार जन फरारी क्यों, तीन अल्टो फरारी, तीन अल्टो फरारी। ठीक है, इस तरह से आप जो है याद कर सकते हो। सेकंड टेबल है, उसके लिए आप कैसे याद करोगे, उसके लिए आप करो हेलो हाय, या हाय हेलो, हाय हेलो कल, हाय हेलो कल बाहर आए, हाय हेलो कल बाहर आए। ठीक है, और सुनो, कल बाहर आए और सुनो, दो पे इन दोनों पे नेगेटिव है, टू नेगेटिव साइन है। ठीक है, फर्स्ट वाले टेबल में पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो टू साइन है ये टू नेगेटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव था, बाकी सारे हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इन सब पे नेगेटिव है, और यहाँ भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव ही है। तो हाय हेलो कल बाहर आए और सुनो, हाय हेलो कल बाहर आए और सुनो, नाचे। ठीक है, नाचे, तो इस पे 3 नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब थर्ड टेबल की बात करूं तो थर्ड टेबल कैसे याद करना है आपको, आप याद करोगे आज हम नहीं हारेंगे, आज अमोनिया, अमोनियम, आज हम नाइट्रेट नहीं हारेंगे, आज हम नहीं हारेंगे, चैप्टर, आज हम नहीं हारेंगे दो, आज हम नहीं हारेंगे दो, इसके बाद सबकी दो है, आज हम नहीं हारेंगे दो चैप्टर, दो चैप्टर सारे के सारे, दो चैप्टर सारे के सारे, 3 बार, इसके नीचे जो है इस पे 3 है चार्ज, 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। आज हम नहीं हारेंगे, आज हम नहीं हारेंगे, दो चैप्टर सारे के सारे 3 बार पढ़ेंगे। इस ट्रिक से आप इसके जो टेबल के आइंस हैं, किस पे कितने चार्ज हैं, उसको याद कर सकते हो। आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा किस तरह से आपको लर्न करना है। ठीक है, तो ये जो आइंस हैं इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। अगर आपको पेपर में केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आता है, जो कि अभी हम आगे बनाएंगे, तो आपके लिए, आपको उसके लिए ये चार्जेस पता होने चाहिए, और ये चार्जेस आप इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। क्लियर, चलिए अब केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल कॉम्पोजिशन की। केमिकल फॉर्मूला प्रोवाइड इनसाइड द एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, आल्सो द रेशियो, किस रेशियो में जो है एलिमेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं वाटर की बात करूं या ऑक्सीजन की बात करूं, मतलब किस तरह से किस रेशियो में जुड़े हैं वो हमने देखा, बट फॉर्मूला हम किस तरह से बनाते हैं। जैसे वाटर की बात करूं ना, तो वाटर यहाँ से आप लिखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज सॉरी एटॉमिक मास है दैट इज 2। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज एटॉमिक नंबर, एक्चुअली वैलेंसी लिखनी है आपको। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है और वैलेंसी भी कितनी है, 1 ही है। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, और 2 और 6, इसकी वैलेंसी है कितनी, 2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस, इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं वो वैलेंसी होती है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आ गई 2। तो आप फॉर्मूला ऐसे बनाते हो H2O, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अभी आगे देखेंगे, कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं मैंने। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं तो कार्बन की वैलेंसी है 4, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। वाटर का भी बताया, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, फॉर्मूला बन गया। HCl के केस में भी फॉर्मूला, इनकी वैलेंसी लिख दोगे, हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी से ही लिए हैं मैंने, जिसमें चार्जेस, किस पे कितने चार्जेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको चार्जेस नहीं लगाने हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इतना पता होना है 2 है या 3 है, ये कितना है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन की ऑक्साइड की बात करूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड की बात करूं तो ऑक्साइड पे कितना है, 2 नेगेटिव। देखो ऑक्साइड का 2 नेगेटिव है, यहां बताती हूँ। ऑक्साइड है हमारा, कहाँ गया ये, ऑक्साइड पे कितना चार्ज था, 2 नेगेटिव। तो अगर ये टेबल आपको लर्न होगा तो आप इजिली यहाँ पे लिख पाओगे वैलेंसी।
तो ऑक्साइड की वैलेंसी है 2 नेगेटिव, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और ये बन जाएगा Al2O3। जब फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें चार्जेस आपको नहीं मेंशन करने हैं, है ना। सोडियम नाइट्रेट का, ये सोडियम है, ये नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 नेगेटिव है, इसकी 1 पॉजिटिव है और NaNO3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना सकते हो। खुद से ट्राई करके देखना, खुद से पहले टेबल लर्न कर लेना वो वाला, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से जैसे एग्जांपल, जैसे ये 4 एग्जांपल है तो इन चारों के बना के देखो कि आप बना पा रहे हो फॉर्मूला या नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद कर लेना किस पे कितने चार्जेस हैं, मतलब टेबल याद कर लेना चार्जेस वाला, और ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो तो इजी है, आप बना लोगे, है ना। अब कैल्शियम ऑक्साइड में देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब दोनों 2 ना आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐसे मत लिख के आ जाना CA2O2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप लिख दोगे डायरेक्ट CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर, ये हो गया केमिकल फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में क्या है ना, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आपको मैंने बताया था क्या है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो हम निकाल रहे थे उसके यूनिट हम लिख रहे थे यू में, या AMU में, या फिर यू में लिख रहे थे, है ना। इसमें भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जैसे हमने निकाला था ना, वैसे ही निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, बस इसमें हम AMU और U की जगह ग्राम्स लिखेंगे, वो भी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, आइन है, ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ एटम जो है ना, दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम, जिसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। मतलब 1 मोल ऑफ एटम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, इतने 6.022 into 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ एटम में। तो अगर 1 मोल ऑफ कार्बन की बात करूं मैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 10⁻23 एटम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो इसमें भी कितने होंगे, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो यहां मॉलिक्यूल लिखेंगे, ठीक है। मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 और दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। क्लियर, मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मोलर मास क्या है, जैसे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास था वैसे ही मोलर मास है, बस मोलर मास आपको ग्राम में लिखना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1U, है ना। एटॉमिक मास में U लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास में भी U लिखेंगे, बट मोलर मास हम ग्राम्स में लिखेंगे, ग्राम्स पर मोल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इसका मोलर मास 1 ग्राम पर मोल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U है, मोलर मास भी 14 ही होगा, बस वैल्यू यूनिट चेंज कर दोगे, ग्राम पर मोल कर दोगे। मोलर मास ऑफ HCl की बात करें तो मास ऑफ H प्लस मास ऑफ क्लोरीन दोनों को ऐड करके हाइड्रोजन का मास 1 है, क्लोरीन का मास कितना है 35.5, तो ये आ गया 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोलर मास ऑफ HCl। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। बस इसमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में हम U लिख रहे थे या AMU लिख रहे थे, बट मोलर मास निकालने के लिए हम ग्राम पर मोल लिखेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी निकालने का तरीका सेम है, ठीक है। तो आई होप मोलर मास भी आप निकाल लोगे। अब अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में करने के लिए कि अगर आपको मास दिया है, गिवन मास 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, जितना भी मास आपको दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास ग्राम पर मोल, जितना भी उसका मोलर मास है वो लिख उससे डिवाइड कर देना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर गिवन मास दिया हुआ है, मास गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ये दो फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल रहे हैं दोनों ही केस में, बट इसमें अगर मास दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स वाला। क्लियर, तो ये दो फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, मास निकालने के लिए फॉर्मूला 1, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हैं तो एवोगैड्रो नंबर निकाल के इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन हमने पढ़ लिया, उसके अलावा हमने देखा एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिसिटी क्या है, आइंस क्या है,
कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स क्या है, तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। चार्जेस हमने लर्न किए एक टेबल के थ्रू, ट्रिक के थ्रू, कैसे किस पे कितने चार्ज है, कैसे लर्न करना है, एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करने हैं, आपको एटॉमिक मास कैसे लर्न करने हैं, ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बता दिया। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये हमने क्या क्या पढ़ा है, क्यों समरी है एक, तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड हमने पढ़ा था इन प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करूं तो वाटर हमेशा 1:8 में जुड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो वो भी एक फिक्स रेशियो में जुड़ेगा, जिसे हम कह रहे थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल के बारे में देखा कि मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है और कंपाउंड है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल फॉर्मूला के बारे में हमने देखा कि किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमें चार्जेस पता है, वैलेंसी पता है, तो केमिकल फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस, दे कैरी फिक्स्ड चार्ज ऑन देम। हमने आयंस पढ़े, एटॉमिसिटी पढ़ी, जिसमें हमने मोनोएटॉमिक क्या है, डायटॉमिक क्या है, पॉलीएटॉमिक क्या है, ट्राइएटॉमिक क्या है, इन सब चार्जेस के बारे में मतलब इन सब के बारे में पढ़ा। कितने कौन से एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। किसी के पास 2 एटम्स है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, तो वो उनकी एटॉमिसिटी है, वो बताता है कि इसके पास कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमने देखा केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। केमिकल फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है। और आयोनिक कंपाउंड दैट चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज्ड टू डिटरमिन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। चार्जेस हमें पता होनी चाहिए किस पे कितने चार्जेस हैं, अगर हमें आयंस की अगर हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी इस चैप्टर में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। अब ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो टोटल 6 क्वेश्चन है। जल्दी से 6 नहीं 12 क्वेश्चन है एक्चुअली। एक मिनट, 6 क्वेश्चन ही लिखे हैं इसमें मैंने, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें एक्चुअली 12 क्वेश्चन है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है, विद आंसर मैंने दे रखे हैं। जल्दी से बता देती हूँ, बाकी ये क्वेश्चन सब वैसे ही हैं जैसा हम अभी डिस्कस करके आए हैं, बट फिर भी आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई जरूर करना, खुद से नोट्स बनाना, क्वेश्चन आंसर जो है खुद से अपने एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए, ताकि जब भी आपका पेपर हो आपको क्विक रिवीजन हो सके एक तरह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारी चीजें पता है बीच से ही पूछी जाती है। अभी हम जब चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एमसीक्यू भी लगाएंगे, एमसीक्यू की फॉर्म में भी क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले आपको जो चैप्टर है मैं चाहती हूँ कि इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, कुछ चीजें आपको क्वेश्चन से भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, a 0.24 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.14 gram of oxygen। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। हमें परसेंटेज बतानी है कौन सा कंपाउंड जो है उसकी कितनी परसेंटेज है। अब यहाँ पे 2 सैंपल है, यहाँ पे एक कंपाउंड है 0.24 ग्राम सैंपल है जिसमें ऑक्सीजन और बोरोन मिक्स है। जो बोरोन है वो 0.096 ग्राम है और जो ऑक्सीजन है वो 0.144 ग्राम है। तो हमें बताना है जो बोरोन है वो कितना परसेंट ऐड है और ऑक्सीजन कितना परसेंट ऐड है। उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालोगे, मास ऑफ बोरोन बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। मास ऑफ बोरोन आपके पास कितना दिया हुआ है 0.096 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.24 इंटू 100, तो ये आ गया आपका मास ऑफ बोरोन, दैट इज 40%। तो अगर बोरोन 40% है तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा 60%। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है 60% है। दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced। कि अगर 3 ग्राम कार्बन आप बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो आपको 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा।
when mass of carbon dioxide will be formed when what mass of carbon dioxide will be formed when 3 ग्राम of carbon is burnt in 50 ग्राम of oxygen। तो अगर हम 3 ग्राम ऑफ कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो हमें जो मास मिलेगा वो कितना होगा। और ये जो दोनों चीजें हैं ये कौन से लॉ को डिफाइन कर रही हैं। तो अगर मैं फर्स्ट जो इक्वेशन है उसकी बात करूं तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जितना रिएक्टेंट है रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये बता रहा है कि ये शो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। जैसे रिएक्टेंट कितना है 8 + 3 11, ये भी 11 है और प्रोडक्ट भी हमारे पास 11 ग्राम ही बन रहा है। तो ये शो करेगा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड है, जो सेकंड केस है, एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो भी रही है या मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। यस इट इज। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो बन रहा है आपका केस, इसमें लिखा है कि 3 ग्राम ऑक्सीजन को अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, बर्न करेंगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कितने ग्राम की बनेगी। तो हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी चीज है ना वो फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसका एक फिक्स रेशियो है, वो उसी रेशियो में जुड़ेगा, वो 3:8 में ही जुड़ेगा ऑलवेज। ऑक्सीजन है वो 1:8 में ही जुड़ेगा ऑलवेज, है ना। वाटर बनेगा तो 1:8 में ही बनेगा, सॉरी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3:8 में बनेगा, वाटर है तो 1:8 में ही बनेगा, ये हमने देखा था अभी, है ना। तो अब यहाँ चाहे 50 ग्राम ऑक्सीजन है या 100 ग्राम ऑक्सीजन है, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसको 8 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ही चाहिए, मतलब 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए, तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो अगर ये 3 ग्राम है तो यहाँ पे क्या होगा, 8 ग्राम कार्बन ही 8 ग्राम ऑक्सीजन ही होगा, बाकी के जो 42 ग्राम है वो अनबर्न रहेंगे। ये सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो कर रहा था और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी ये फॉलो कर रहा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो प्रूव्ड। तो दोनों ही लॉ यहाँ पे प्रूव हो गए, ठीक है। उसके अलावा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो ऐसे आयंस जो मोर देन 1 एटम जिनमें प्रेजेंट है, वो है तो सिंगल यूनिट ही, बट मोर देन 1 और 2 एटम्स उसमें प्रेजेंट है, और यू कैन राइट डाउन कि मोर देन 1 एटम्स आर प्रेजेंट, उसी को हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट और H2BO4 नेगेटिव। केमिकल फॉर्मूला अगर आप को लिखना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबका केमिकल फॉर्मूला आपको बनाने को कहा गया है। तो इसके लिए मैं आपको एक केमिकल फॉर्मूला तो बना के बताऊंगी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे। उसके अलावा बाकी जो ये 4 हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन चारों का आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आप एक साइड मैग्नीशियम लिख लो, एक साइड क्लोरीन लिख लो, ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोराइड। अब मैग्नीशियम पे जो वैलेंसी है, आप वैलेंसी लिखनी है आपको, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है और क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 + 8 10 + 2, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी, अब देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 तो इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसको देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। तो इसकी जो वैलेंसी है मैग्नीशियम की, दिस इज 2, ठीक है। अब क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 + 8 10 10 + 7 17। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी जो वैलेंसी है 1 है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूला बनाने के लिए, MgCl2। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हो किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो बाकी ये 4 आप खुद करोगे, वो आपका होमवर्क है। मैग्नीशियम क्लोराइड का मैंने करके बता दिया, बाकी हमने पीछे भी डिस्कस किए थे, वहां भी मैंने बताया था कि किस तरह से आपको करने हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी ये तो इसका सोल्यूशन दे रखे हैं, चीटिंग नहीं करनी है, खुद से बनाना है आपको।
फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? तो क्यूक्लाइन की बात करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज कैल्शियम और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमीन प्रेजेंट है। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके पास, है ना। उसके अलावा पोटाशियम सल्फेट के पास K2SO4, तो इसके पास पोटाशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। पोटाशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो मोलर मास आपको कैसे कैलकुलेट करना है? जैसे हम एटॉमिक मास निकालते थे वैसे ही मोलर मास निकालना है, बस मोलर मास में आप जो यूनिट्स है वो लगा दोगे ग्राम्स की, ठीक है, उसमें आप ग्राम की यूनिट लगा दोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है C2H2 इथाइन। इथाइन का मोलर मास आपको निकालना है C2H2। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, 2 यूनिट है कार्बन के, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 × 1 कितना हो गया 2, तो 12 × 2 24, 24 प्लस 2 कितने हो गए 26, मतलब 26 ग्राम मोल्स इसमें प्रेजेंट है, किसमें? इथाइन में। तो मोलर मास और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास सेम ही तरीके से निकालना है, बस आपको मोलर मास में ग्राम की यूनिट्स लगाने हैं, बस इतना ही करना है। बाकी BCDE आप खुद से फाइंड आउट करोगे, खुद से निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो ये भी इजी है, एटॉमिक मास निकालिए पहले। एटॉमिक मास निकाला, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14U। अब आप क्या करोगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 14 ग्राम। सेम मेथड है, जैसे मोलर मास जैसे एटॉमिक मास और मोलर मास निकाला वैसे ही आपको, मतलब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जैसे हमने निकाला था वैसे ही मोलर मास निकालना है, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, कन्वर्ट इनटू अ मोल। देखो सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी सारी चीजें हम पीछे करके ही आए हैं ऑलरेडी, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी आपका होमवर्क है, आप खुद से भी तो करोगे ना, तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी जब आप खुद से करके देखोगे किसी भी चीज को। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू मोल, इसको मोल में कन्वर्ट करना है हमें। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, पहले तो इसका मोलर मास निकाल लेना, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन, मास दिया हुआ ना सब में, मास कितना है 12 ग्राम, मोलर मास कितना है 32, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। तो मास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे या फिर मास गिवन होगा। तो इस केस में मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास आपको निकालना है, और उससे नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। क्लियर? नेक्स्ट है, ठीक है, तो इस तरह से बाकियों को भी आप निकालोगे। 20 ग्राम ऑफ वाटर का 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको मोल में कन्वर्ट करना है ये फॉर्मूला लगा के, और ये भी आप खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 0.4 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मास निकालना है आपको। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। मास हमें पता है ऑक्सीजन का 16 होता है, एंड इसका जो वेट है दैट इज इट वे 16 ग्राम, मतलब मोल्स में 16 ग्राम इसका वेट आएगा ना। तो 0.2 मोल्स में क्या करेंगे, 0.2 को इसके मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन में एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। मतलब 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में कितने सल्फर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, पहले तो आप मोलर मास निकालना, उसके बाद फिर नंबर ऑफ मोल्स करके मास गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर। मोलर मास सल्फर का कितना होता है 256 ग्राम, तो मास गिवन है आपको 16 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाय 256 आ गया 0.0256। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले 0.0625, और एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट 11th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट हैं ये फाइंड आउट करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है।
देखो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस बताने हैं 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो इसमें जो हम ये निकालेंगे ना एटॉमिक मास, वो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास ही लगेगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27U, निकाल के भी आप देख सकते हो। अब आप क्या करोगे, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होता है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतना है, तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना होगा, तो 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू मास ऑफ, मतलब इसका ना आप ये निकाल लो एटॉमिक मास, ठीक है, मोलर मास निकाल लो, वो आ गया आपका 102 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालना आपको पता है। अब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने ग्राम प्रेजेंट है, 102 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो 0.05 ग्राम में कितने होंगे, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102 जो हमने अभी निकाला एटॉमिक मास, इंटू जो हमारे पास मास गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये आ गया हमारा इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इतने में, 0.0051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। अब 1 molecule of aluminum oxide के पास has 2 aluminum ions। 1 molecule of aluminum oxide के पास ना 2 aluminum ions है, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करोगे आप, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आपकी वैल्यू आई है ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएंगे आपके 6.022 10⁻20। ठीक है, खुद से करके देखना, अगर कोई डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगी। बाकी फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास निकालिए, उसके बाद जो जो चीजें हमें गिवन है वो लिखिए, जो जो पूछी गई है वो निकालने के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इस तरह से 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, और 2 एल्यूमिनियम 2 है ना यहाँ पे, ये देखो Al2, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अगर 11th क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।